तो एक बहुत ही मजेदार खबर आई है। हाँ, भुवन बाम वाली है। बिल्कुल, ढिंडोरा का दूसरा सीजन आ रहा है। और वो भी नेटफ्लिक्स पर। ये बड़ी बात है। हाँ, सीधे नेटफ्लिक्स पर। लेकिन आज हम सिर्फ इस खबर पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे, मतलब भारत के जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो अब एंटरटेनमेंट के नियम ही बदल रहे हैं। सही कहा। ये जो अनाउंसमेंट स्केच ना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक पावर स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और इसकी घोषणा का तरीका ही अपने आप में एक केस स्टडी है। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई छोटा मोटा टीजर नहीं, नहीं, कुछ नहीं। बल्कि एक पूरा स्केच, और उसमें किरदारों को एक ऐसी दुनिया में डाल दिया है जो उनकी है ही नहीं। और इसी टकराव से मजा आता है। बिल्कुल। और वहीं से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी निकलती है। तो चलिए इसी टकराव से शुरू करते हैं। स्केच हमें सीधे एक महंगे हाई एंड चाइनीज रेस्टोरेंट में ले जाता है। हाँ, माहौल एकदम कॉर्पोरेट है। एकदम। नेटफ्लिक्स के साथ एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है और इसी माहौल में एंट्री होती है टीटू मामा की। और वो आते ही क्या मांगते हैं? आते ही वेटर से मांगते हैं सिरके वाली प्याज। हाँ। अब ये सुनने में एक छोटी सी मजेदार बात लगती है, पर क्या ये सिर्फ एक आसान सा मजाक है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मजाक से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये कैरेक्टर लेड मार्केटिंग का एक शानदार उदाहरण है। हम ये हॉलीवुड में देखते हैं, जैसे रायन रेनॉल्ड्स करते हैं। हाँ हाँ, डेडपूल के अंदाज में। बिल्कुल, यहाँ भी वही हो रहा है। प्रोडक्ट यानी शो और पर्सनालिटी यानी टीटू मामा, वो एक हो गए हैं। मतलब कैरेक्टर ही ब्रांड है। एग्जैक्टली। सिरके वाली प्याज मांगना सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये नेटफ्लिक्स की उस कॉर्पोरेट दुनिया के सामने अपने देसीपन का झंडा गाड़ने जैसा है। वाह। ये दर्शकों को तुरंत बता देता है कि शो भले ही नेटफ्लिक्स पर आ रहा हो, लेकिन उसका दिल और आत्मा नहीं बदलने वाली। ये तो कमाल का नजरिया। मतलब वो पहले ही सीन से ये भरोसा दिला रहे हैं कि किरदार वही रहेंगे, उनका अंदाज वही रहेगा। हाँ, और इसी टकराव को और आगे बढ़ाया जाता है मोमोज वाले सीन में। हाँ, जब वेटर तबास्को सॉस की बात करता है तो टीटू मामा उसे गलती से टोबैको समझ लेते हैं। हाँ, तंबाकू। और यहाँ जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये टीटू मामा की अज्ञानता नहीं दिखाता। सही बात है। ये दिखाता है कि उनकी अपनी दुनिया कितनी मजबूत है। उन्हें फैंसी नामों से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद को नहीं बदल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बाहरी दुनिया को अपने नजरिए से देख रहे हैं। इससे किरदार की प्रामाणिकता और मजबूत होती है और दर्शक इसी से जुड़ते हैं। और इसी प्रामाणिकता को वो नेटफ्लिक्स के ब्रांड के साथ भी जोड़ देते हैं। हाँ, वो लाल कपड़े वाला डायलॉग। जब उन्हें लाल कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है तो उनका जवाब होता है, अरे उन्हीं के चक्कर में तो ये लाल चटनी खा रहा हूँ। उनका लोगो इतना लाल नहीं होगा जितना इसको खाके है मेरा पिछवाड़ा। ये तो सीधे सीधे नेटफ्लिक्स को अपने ह्यूमर का हिस्सा बनाना हुआ। इसे मेटा ह्यूमर कहते हैं, जब कंटेंट खुद इस बात से वाकिफ होता है कि वो एक कंटेंट है और वो बाहरी दुनिया के एलिमेंट्स का जिक्र करता है, जैसे नेटफ्लिक्स का लोगो। अच्छा। ये दर्शकों को बहुत पसंद आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक इनसाइड जोक का हिस्सा हैं। तो ये स्केच बहुत चालाकी से नेटफ्लिक्स के ब्रांड को अपने देसी ह्यूमर में लपेट लेता है। तो इस सिरके वाली प्याज और माचा की लड़ाई सिर्फ कॉमेडी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इस डील में पावर डायनेमिक्स को स्थापित कर रही है, जहां टीटू मामा को अपनी कीमत पता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इस डील का महत्व। हाँ, और कहानी में दांव कितने ऊंचे हैं ये दूसरे किरदार की घबराहट से साफ पता चलता है। वो टीटू मामा से मिन्नतें कर रहा है। मामा प्लीज, जनता की खातिर वो तुम मीटिंग में शांत रहना। जनता की खातिर ये लाइन बहुत मतलब इमोशनल है। हाँ, ये इस डील को सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से ऊपर उठा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि ये शो सिर्फ क्रिएटर्स का नहीं है, बल्कि उन लाखों फैंस का है जो इसका इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ इतनी घबराहट है और दूसरी तरफ टीटू मामा है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, उन्हें देख के लगता ही नहीं कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है। उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। आत्मविश्वास तो है, पर मैं इसे एक कदम और आगे देख रहा हूं। यह आत्मविश्वास से ज्यादा एक कैलकुलेटेड पावर प्ले है। अच्छा, कैसे? जब वो कहते हैं, बेटा जनता की खातिर ही तो जा रहे हैं इनके पास, एक नेटफ्लिक्स ही है, सारे ब्रह्मांड में हमें सपोर्ट करने का दम है। तो इसमें दो बातें छिपी हैं। पहली, वो अपने कंटेंट को कुछ हटके बता रहे हैं, जिसे कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म संभाल नहीं सकता। सही है। और दूसरी, वो नेटफ्लिक्स की तारीफ इस तरह कर रहे हैं जिससे नेटफ्लिक्स को ये याद दिलाया जा रहा है कि उन्हें ढिंडोरा जैसे शो की जरूरत है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके लायक हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपको हमारी जरूरत है। बिल्कुल। ये छोटा सा फर्क पूरी डायनामिक बदल देता है। और ये आत्मविश्वास उनके सिग्नेचर डायलॉग में तो चरम पर पहुंच जाता है। हाँ,
बेटा गर्लफ्रेंड की पप्पी की फील और टीटू के साथ की हुई डील बहुत लंबी चलती है। ये सिर्फ एक मजेदार लाइन नहीं है। नहीं, ये अपने रंगीन अंदाज में नेटफ्लिक्स और दर्शकों दोनों को एक गारंटी है कि ये पार्टनरशिप सफल होगी। ये बिजनेस की बात है, लेकिन टीटू मामा के स्टाइल में। तो एक तरफ दूसरा किरदार उन्हें नेटफ्लिक्स रेडी बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें तौर तरीके सिखा रहा है। और वहीं टीटू मामा अपने ही अंदाज में डील को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और ये नेटफ्लिक्स रेडी बनाने की कोशिश अपने आप में बहुत मजेदार है। बहुत ज्यादा। क्योंकि ये एक ऐसी कोशिश है जो नाकाम होने के लिए बनी है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो ड्रिंक्स वाला सीन। हाँ, जब सुझाव दिया जाता है माचा का और टीटू मामा का जवाब आता है, भाई हट्टी। मुझे ये सीन बहुत पसंद आया। हाँ, माचा और भाई हट्टी के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ 2 ड्रिंक्स का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 2 अलग-अलग संस्कृतियों का टकराव है। माचा आज के ग्लोबल ट्रेंडी कॉर्पोरेट कल्चर का प्रतीक है। हाँ, और भाई हट्टी सुनते ही गली नुक्कड़ की टपरी याद आती है। एग्जैक्टली। ये जवाब एक तरह का विद्रोह है। ये कहना है कि हम अपनी पहचान नहीं बदलेंगे, चाहे प्लेटफॉर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सही बात है। दर्शक टीटू मामा को उनके इसी देसीपन के लिए पसंद करते हैं। और ये स्केच इसी बात को पुख्ता करता है कि उनकी प्रामाणिकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक तरह से उस सोच को भी चुनौती देता है कि सफलता पाने के लिए आपको अपनी जड़ों को छोड़ना पड़ता है। सही कहा। और ये मुझे उस दौर की याद दिलाता है, ज्यादा नहीं, बस 10 साल पहले, जब भारतीय क्रिएटर्स को ब्रांड्स के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने पड़ते थे। हाँ, खुद को साबित करने के लिए। उन्हें समझाना पड़ता था कि उनका कंटेंट क्यों जरूरी है। और अब देखिए, टीटू मामा रेस्टोरेंट में मेहमान बनकर नहीं बल्कि मेजबान बनकर बैठे हैं। वाह। ये दिखाता है कि पिछले 1 दशक में पावर कितनी शिफ्ट हुई है। अब कंटेंट किंग है और क्रिएटर उसका शासक। और इसी पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा सबूत कहानी के अंत में मिलता है, जब पूरी कहानी ही पलट जाती है। हाँ, पूरे स्केच में एक तनाव बनाया जाता है। हमें लगता है कि किरदार मुश्किल में है, उन्हें नेटफ्लिक्स को इम्प्रेस करना है, और फिर खुलासा होता है। खुलासा होता है कि आपकी और नेटफ्लिक्स की पहले से सेटिंग थी। सारी चिंता बेकार थी। हाँ, ये कहानी कहने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसे नैरेटिव थ्योरी में मिस डायरेक्शन कहते हैं। जैसे किसी जादू के शो में होता है। बिल्कुल, जहां जादूगर आपका ध्यान कहीं और लगाता है और असली काम कहीं और हो रहा होता है। तो ये दर्शकों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार होता है, क्योंकि ये कॉग्निटिव सेटिस्फैक्शन देता है। जब अंत में ट्विस्ट आता है तो हमारा दिमाग एक पहेली सुलझाने जैसा महसूस करता है। एक आहा मोमेंट आता है। हाँ, और उस आहा मोमेंट की वजह से ये घोषणा ज्यादा यादगार बन जाती है। और इस ट्विस्ट पर मोहर तब लगती है जब वेटर आकर कहता है, सर, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर मिस्टर टीटू। ये वो पल है जब हमें पता चलता है कि टीटू मामा सिर्फ मीटिंग में कंट्रोल में नहीं थे, वो तो पूरे रेस्टोरेंट में मेजबान थे। सारी चिंताएं बनावटी थीं। ये स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट वाली घिसी पिटी कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। ये दिखाता है कि क्रिएटर अब भिखारी नहीं है जो एक मौके की तलाश में है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर काम कर रहा है। और यही स्केच का सबसे शक्तिशाली संदेश है। और इस पूरी पावरफुल घोषणा का अंत होता है एक बहुत ही कैची जिंगल से, सिलवा लो अपना फटा पजामा। क्योंकि मिल बैठेंगे 3 यार, नेटफ्लिक्स, ढिंडोरा और टीटू मामा। ये जिंगल मार्केटिंग के लिहाज से परफेक्ट है, आसान है, देसी है और तुरंत जुबान पर चढ़ जाता है। हाँ, फटा पजामा जैसे शब्द इसे और भी रिलेटेबल बनाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी घोषणा को एक तनावपूर्ण मीटिंग से निकालकर एक जश्न के माहौल में ले जाता है। तो संक्षेप में, ढिंडोरा 2 की एक घोषणा सिर्फ एक खबर नहीं थी। नहीं, ये एक शानदार स्केच था जिसने हमें कैरेक्टर लेड मार्केटिंग, पावर डायनामिक्स और नैरेटिव साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया, वो भी हंसाते हंसाते। और ये मार्केटिंग रणनीति ये भी दिखाती है कि बनाने वाले अपने दर्शकों को कितनी गहराई से समझते हैं। उन्हें पता है कि उनके दर्शक सिर्फ एक लाइन की जानकारी नहीं चाहते, वो इससे अपने पसंदीदा किरदारों की आवाज और उनकी अनोखी शैली में अनुभव करना चाहते हैं। सही बात है। उन्होंने एक ऐसा कंटेंट बनाया जिसे फैंस न केवल पसंद करेंगे बल्कि उसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट खुद एक एंटरटेनमेंट पीस है। बिल्कुल, ये फैन सर्विस और वायरल मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या? ये स्केच हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कंटेंट और उसके किरदार इतने मजबूत और प्रामाणिक हों, तो क्या उन्हें किसी बड़े प्लेटफॉर्म के हिसाब से खुद को बदलने की जरूरत है, या फिर प्लेटफॉर्म को ही उनके इस अनोखे अंदाज को अपनाना पड़ता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में जब इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के यूनिवर्स किसी भी बड़े स्टूडियो जितने शक्तिशाली हो जाएंगे, तो असल में कौन किसे अधिग्रहित कर रहा होगा? बहुत अच्छा पॉइंट है।
क्या नेटफ्लिक्स सिर्फ एक शो को लाइसेंस दे रहा है या वो भुवन बाम की दुनिया में एक अस्थायी वीजा खरीद रहा है?